पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणियों में बाघ का नाम सबसे ऊपर आता है और बाघ का मध्य प्रदेश में डेरा है। वर्तमान में भारत में बाघों की 3682 संख्या है, जो दुनिया में बाघों की कुल संख्या का 75% है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ टाइगर रिजर्व के बाहर भी बाघों की संख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पहुंच गई है। यह देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में पिछले 4-5 सालों में 259 बाघ बढ़े हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने का पहला कारण यहां के गांवों का वैज्ञानिक विस्थापन है। वर्ष 2010 से 2022 तक टाइगर रिजर्व में बसे छोटे छोटे 200 गांवों को विस्थापित किया गया। दूसरा कारण ट्रांसलोकेशन है। कान्हा के बारसिंघा, इसके साथ साथ बाइसन, वाइल्ड बोर का ट्रांसलोकेशन कर दूसरे टाइगर रिजर्व में उन्हें बसाया गया। इससे बाघ के लिए भोजन आधार बढ़ा और अब सवाल है कि मध्य प्रदेश कैसे बना बाघ प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाघ प्रदेश बनने में तीसरी बड़ी वजह है यहां हैबिटेट विकास। जी हाँ, यहाँ जंगल के बीच में जो गांव और खेत खाली हुए हैं, वहां घास के मैदान और तालाब विकसित किए गए, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी और बाघ के लिए आहार भी उपलब्ध हुआ। सुरक्षा व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव हुए। कहा जाता है कि जंगल घूमते समय एक जिम्मेदार पर्यटक बने। जंगल का अनुभव किया जाना चाहिए, न कि परेशान और प्रदूषित किया जाना चाहिए। किसी भी जंगली क्षेत्र का दौरा करते समय वन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें। जैसा कि कहा जाता है कि कदमों के निशानों के अलावा कुछ भी पीछे न छोड़ें और यादों के अलावा कुछ भी न ले जाएं। तो ये आज हम इस खास मुद्दे पर कई जानकारी आपसे साझा करेंगे। जिम्मेदार पर्यटक बने आप, जंगल की खूबसूरती का आनंद लें, किसी भी जानवर को परेशान न करें। जब आप जंगल घूमने जाएं, प्रदूषित न करें, वन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें, कदमों के निशान के अलावा कुछ पीछे न छोड़ें। छोड़ना ही है तो अपने साथ ले जाना चाहते हैं कुछ, तो यादों को अपने साथ ले जाए, यही सबसे बेहतर है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमने एक कार्यक्रम तैयार किया है और आप भी चाहते होंगे कि कुछ ऐसा ही हो। तो ये आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही है। बाघों की गिनती अगर पहले के मुकाबले की जाए तो वो बढ़ी है और ये बेहतर है मध्य प्रदेश के लिए। कैसे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश बना, ये बड़ा सवाल है, आपके जहन में भी होगा। आज हम इसी मुद्दे पर एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, तो आपको बताते हैं। देश में बाघों की गिनती हर 4 साल में एक बार होती है। 2006 से 2010 मध्य प्रदेश में कुल संख्या 257 हो गई थी। मध्य प्रदेश का वन एवं पर्यावरण विभाग एक्टिव बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में तेजी से काम शुरू किया और टाइगर फोर्स को भी और एक्टिव किया गया। वन्य प्राणी यहाँ पर अपराधियों पर लगाम लगनी शुरू हुई और हर साल अच्छी संख्या में बाघों का जन्म हुआ, यानी संख्या बढ़ती गई। दूसरी गिनती में बाघों की संख्या 526 हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 785 है। ये बेहतर है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बाघों वाला राज्य बन गया है। तो ये अपने आप में खास है, सुकून देने वाली बात है और ये और बढ़े, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। इनके संरक्षण के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पर्यटक के तौर पर जाएं देखने, तो बाघों को देखें, वहाँ से कुछ लाने या ले जाने की न सोचें। ऐसा नहीं कि कुछ खाया पिया वहाँ पर छोड़ दिया, ये बेहतर नहीं है। छोड़ना है तो पद चिन्ह छोड़ें, अपने कदमों के निशान छोड़ें। आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं तो टायर के निशान छोड़ें। ले आना है तो कुछ तस्वीरें अपने साथ ले आएँ, कुछ यादें अपने साथ ले जाएँ और कुछ न ले जाएँ। ऐसा ना करें कि वहाँ से कुछ आपने तोड़ लिया या कुछ चीज़ों को आप लेकर साथ आ रहे हैं, ये बेहतर नहीं है। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। के बिसेन, पूर्व मुख्य वन संरक्षक, और अनिल सूद, पर्यावरण एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि यहाँ अभी जो मौजूदा स्थिति है इसे किस तरीके से देखा जा रहा है। के बिसेन साहब, आपका रुख करेंगे। पूर्व वन संरक्षक हैं आप, मौजूदा स्थिति कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ देखते हैं, क्या है खास? जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश एक मैनेजमेंट की हिसाब से बहुत अच्छा स्टेट रहा, बहुत पुरातन समय से। जी
बिसेन साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो या म्यूट हो। आप प्लीज़ अनम्यूट करें एक बार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बिसेन साहब, एक बार आप अनम्यूट करें। तो शायद आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, आपके पास आते हैं अजय दुबे जी। आपसे समझना चाहेंगे सवाल वही, और इसके साथ एक और सवाल जो सबसे अहम है, बाघों को किससे खतरा है? देखिए, वर्तमान में जो आप जिस तरह से बाघों की बढ़ती हुई संख्या देख रहे हैं, यह एक सुखद अनुभव भी हो रहा है, उपलब्धि भी है। लेकिन सबसे अधिक खतरा निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से है, जो बाघों के जो अंग रहते हैं, जो उसकी स्किन होती है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो काफ़ी महंगी जाती है। इसके अलावा यदि बाघों को जो दूसरा खतरा है, तो वो लोकल लेवल पर जो मिथ हैं, जो भ्रम है, जो स्थानीय ग्रामीणों में जो वन अंचल हैं, जो टाइगर रिजर्व के पास के इलाके हैं, उनमें एक मिथ है कि बाघ के दांत से, बाघ की मूंछ के बाल से, बाघ के अंग से यदि आप पूजा करते हैं तो पैसा बरसता है। ये अंधविश्वास, भ्रम सालों से है। हम विकास में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, लेकिन स्थानीय लेवल पर वन विभाग कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों को ये कन्विंस करने में सफल नहीं है कि बाघ एक शानदार जीव है, बाघ रोजगार देता है। बाघ जहां भी है वहां पर्यटन के माध्यम से सैकड़ों तरह का रोजगार की संभावनाएं उससे पनपती हैं। लेकिन जो अंधविश्वास होता है, उसके कारण बाघों का शिकार होता है, तो वो भी है। इसके अलावा रेलवे लाइन जो विकास की जो धुरी है, जो जिस तरह से इंसान अपनी सुविधाओं को बढ़ा रहा है, तो रेलवे लाइन की दुर्घटनाओं में, हाईवे पे गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या से बाघों की मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंसान की जो सुविधा, जो विकास है, उसकी कीमत बाघ चुका रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर होता है, वह वन विभाग की सुरक्षा में यदि कमी कहीं होती है तो वो उसके शिकार करके अपने इरादे सफल करता है। तो खतरे बढ़ते हुए विकास से भी है, स्थानीय स्तर पर भी है। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ अनिल सूद साहब भी जुड़ गए हैं, पर्यावरण एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि मेगा प्लान के तौर पर फिलहाल क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं इनके संरक्षण के लिए, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए? सर, ऐसे है, हम बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए तो बहुत स्टेप्स ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम बाघों का जो क्षेत्रफल है उसको कम करने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। एक बाघ का जो एरिया होता है लगभग 60 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। जैसे अभी दुबे जी बता रहे थे, हाल ही में दिल्ली में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस नजर आए, जैसे रिंग रोड पे एक बाघ का कार से एक्सीडेंट हो गया, एक फार्म हाउस एरिया में बाघ आ गया, गुड़गांव रोड पे हम अक्सर देखते हैं कि बाघों के एक्सीडेंट होते हैं। तो चिंता की बात यह है कि आबादी अगर बाघों की बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, पर उनके साथ साथ उनका एरिया भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। आप उसका जो बाघों का एरिया कम करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट कम करते जा रहे हैं, तो अपने आप में दोनों चीजों में बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इसलिए पहले ये सोचना होगा कि अगर हम बाघों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो हम जंगल भी ना काटें, हम फॉरेस्ट एरिया में प्रोजेक्ट्स ना डेवलप करें। बाघ अपने आप में एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि प्रेशियस वाइल्ड लाइफ एनिमल है और बड़ा रॉयल एनिमल है, जिसको देख के शायद सब खुशी होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अनिल जी, आपके पास फिर आ रहे हैं थोड़ी देर में। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल गौड़ शिवपुरी से। अतुल जी, आप बताएं अब मौजूदा स्थिति कैसी है, चुनौतियों के तौर पर क्या कुछ चीजें देखी जा रही हैं और बेहतर हम और क्या कर सकते हैं? जी अमृत, देखिए बहुत बेहतर हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हम जंगल को सेव कर सकें, इंसान से ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाघों को खतरा है,
लेकिन अब इंसान ये समझने लगा है, ये अच्छी बात है, लेकिन चिंता की विषय यह है कि कहीं ना कहीं हम तस्करों पर ध्यान रखें और जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो चौकस और सावधान रहे, तो निश्चित तौर पर हम बाघों को और ज्यादा डेवलप होने में उनकी मदद कर सकते हैं। आज जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 785 के आसपास अगर संख्या पहुंचती है तो निश्चित तौर पर ये उत्साहवर्धक बात है और बाघ कहीं ना कहीं एक माहौल देख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह भी है कि घटते हुए फॉरेस्ट की वजह से उन्हें जंगल छोड़ करके गांव और शहरों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए सबब है कहीं ना कहीं चिंता का। हमारे साथ में जो डीएफओ मैडम है प्रतिभा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जी, और बिल्कुल। ज्यादा बाघों को संरक्षित कर पाए। मैडम, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। कैसे हम और बाघों को सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, बाघों के लिए सबसे जब हम बात करते हैं संरक्षण की तो पहली बात आती है उनके रहवास की। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, चूंकि वन क्षेत्र और आबादी क्षेत्र जो हैं वो लगभग सटे हुए होते हैं एक दूसरे से, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना भी उनका रहवास एरिया है उसमें कम से कम हम डिस्टरबेंस करें, चाहे वो आवाजाही हो, चाहे वो दूसरी हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं। और दूसरी चीज़ है कि बाघ जो हैं वो एक स्वस्थ इकोसिस्टम का सूचक है। अगर बाघ किसी एरिया में है, इसका मतलब कि वहाँ का जो आसपास का जंगल है, वहाँ की जो पर्यावरण है, वो बहुत स्वस्थ है। तो अगर हम इनडायरेक्टली भी देखेंगे तो वो उसका जो संरक्षण है वो हमारी आबादी एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर आबादी एरिया और वन क्षेत्र लगे हुए हैं तो दोनों जो है वो सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। भोपाल के आसपास जो है टाइगर्स का जो बसेरा है, ये एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया गया है। और बड़े अच्छे से वहाँ पर जो है बाघों ने इतने बड़े शहरी एरिया के आसपास अपना रहवास बनाया है और ऐसी कोई घटना अभी तक जो है विशेष देखने में नहीं आई। अगर हम शिवपुरी की बात करें तो 1997 से हमने सफारी बंद की, फिर हमने दोबारा शुरू की है। तो इससे क्या उम्मीद जागी है कि हम टाइगर्स को ज्यादा माहौल दे पाएंगे? क्योंकि शिवपुरी में बहुत पोटेंशियल है। आप देख रहे थे अभी हम जहां बात कर रहे हैं वह चीतलों का एक झुंड था, जो बाघों की कहीं ना कहीं भोजन की बड़ी व्यवस्था है। देखिए, शिवपुरी में जो 1997 में सफारी बंद की गई, उस समय जो बाघ यहाँ पर रखे जाते थे वो एक इंक्लोज्ड छोटे एरिया में रखे जाते थे। और वो अभी जो हमने 27 साल बाद जो बाघ पुनर्स्थापना की है, इसमें बाघों को पुनः जो है वो वाइल्ड तरीके से, मतलब प्राकृतिक तरीके से बसाने की जो है ये योजना है, जिसमें कि बाघ माधव नेशनल पार्क के पूरे एरिया में विचरण कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आबादी भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, तो आप अमृत, आपने सुना कि बाघ जी। न केवल इस पूरे एरिया में आप खुले में रह सकते हैं बल्कि अपनी आबादी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो यही जो सरकारी कोशिशें हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा है कि बाघ कहीं ना कहीं और डेवलप हो और उनकी संख्या में और ज्यादा इजाफा देखा जाए। जी अमृत। बिल्कुल। के बिसेन साहब, आप तक पहुंच रही है आवाज? शायद नहीं पहुंच रही। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है या चुनौतियों के तौर पर अगर हम देखें तो क्या कुछ आप देखते हैं? और तस्करी एक बड़ी समस्या नजर आ रही। सर, तस्करी के साथ साथ ट्रॉफी हंटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है जो शायद जिसकी तरफ अभी ध्यान नहीं गया है। पिछले कुछ सालों में कुछ एक बाघों को मार दिया गया ट्रॉफी हंटर्स के द्वारा। उनको कहा गया कि ये जो है ये नरभक्षी हो गए, जबकि उन बाघों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो ना उनके पेट में से कोई बाल निकले, ना उनके पेट में से नाखून निकले, जो कि इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अगर बाघ नरभक्षी है तो उसके पेट में बाल जरूर मिलेंगे। इसी तरह जो यहाँ पे बॉम्बे के पास जो बाघ मारे गए, उनके पीछे भी यही कहानी कि वो ट्रॉफी हंटर ने मारे। क्योंकि देखिए, जहां भी बाघ को मारा जाता है तो डिपार्टमेंट के पास अपने हंटर हैं, डिपार्टमेंट्स के पास अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। तो हमें दो तरह से खतरा है। एक तो हमें खतरा है ये जो पोचर्स हैं, और दूसरा खतरा हमें ट्रॉफी हंटर्स से है। तो ट्रॉफी हंटर्स के ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जहां तक रहा पोचिंग का सवाल, तो स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, पर वो इतने नाकाफी हैं
कि उनके ऊपर शायद ही कुछ इम्पैक्ट हो पाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अजय दुबे जी, बतौर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट आपने कई चीज़ें देखी होंगी, कई चीज़ों को आपने काफ़ी करीब से समझा होगा। आप क्या मांग करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अजय जी, और शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। के बिसेन साहब, आपसे अगर हम समझें, आप काफ़ी करीब से देख रहे हैं, पूर्व वन संरक्षक आप रहे हुए हैं, आप क्या कहेंगे जो मौजूदा स्थिति है उसे लेकर, या कुछ अपील या कुछ मांग जिससे बेहतर स्थिति और हो? आवाज क्लियर है आपको जी मेरी? जी, आ रही है। हाँ, देखिए सर, मैंने अब तक की चर्चा मैं सुना, मेरी आवाज भले ही नहीं जा रही, मैंने सब सुना। देखिए, डिपार्टमेंट जो 4 पैरामीटर पे काम करता है, साइंटिफिक वर्क करता है। पहला तो टाइगर के लिए भोजन की व्यवस्था यानी प्री बेस की व्यवस्था, वो देखता है साइंटिफिक। दूसरा पानी, उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी देखता है। तीसरा शेल्टर, और घूमने के लिए नीस बोलते हैं जिसको, वो बरामदा भी बोलते हैं, कॉरिडोर भी बोलते हैं, ये सुनिश्चित होता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए जो पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल, टेक्निकल विल और सोशल विल की जरूरत पड़ती है। चाहे कितने भी करीब आ जाए, जैसे भोपाल के करीब आ जाए, तो वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि इन चारों पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए। इवन मध्य प्रदेश की बात करें कि ये चारों पैरामीटर के हिसाब से ही वो सोचता है और मैनेजमेंट करता है, जिससे कि वो टाइगर स्टेट बना है। बिगर स्टेट में जाएंगे तो वहां कुछ ना कुछ खामियां रहती है, जिसकी वजह से जो कि पोचर्स एक्टिव हो जाते हैं, या पब्लिक डरता है कि सोशल विल समझ नहीं पाता है कि टाइगर का नाम ही सुनते ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खतरा। जबकि आप कान्हा घूमिए या जितने भी टाइगर रिजर्व में घूमिए, वहां पर में ऐसा नहीं है, टाइगर रहता है सामने से, उसको परेशान नहीं करते हैं, तो वो टाइगर कभी परेशान नहीं करता है। वाइल्ड एनिमल कोई भी हो, जब तक उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक के वो कभी नुकसान नहीं करेगा, चाहे सांप हो चाहे कोई भी जंतु हो। तो टाइगर के बारे में जो तरह तरह की भ्रांति फैलाती हैं वो गलत है। टाइगर एक बहुत शांति प्रिय सोलिटरी एनिमल है, वो अपने हिसाब से चलता है और 4 पैरामीटर पे ही वो केंद्रित रहता है, और वही डिपार्टमेंट करता है। और हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, जो स्टाफ है, उनको भली भांति ये समझा दिया जाता है। इसमें साइंटिस्ट लोगों का, जो एनजीओ लोगों का जो सक्रिय है, जो समर्पित है, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं, उनको जोड़ा जाता है। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसमें ये कहना है कि जंगल कट गया, जंगल कैसे कटेगा? जब एडमिनिस्ट्रेटिव विल, पॉलिटिकल विल बहुत तगड़ा है, सोशल विल तगड़ा है, तो वहां पर उटपटांग ढंग से वनों की कटाई नहीं होती, जैसे मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का मैनेजमेंट बहुत पुराना मैनेजमेंट है, और वहां के स्टेट में टाइगर को पहले से ही महत्व दिया गया है, दूसरे एनिमल को भी महत्व दिया गया है। वहां पर वेटरनरी डॉक्टर्स हैं। जैसे मैनेजमेंट जब बात करते हैं तो उसमें जरूरत पड़ती है कि अधिकारी और वाइल्ड लाइफ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। वो रथ के 2 पहिए हैं, उसमें बहुत अच्छा काम होना चाहिए। और यदि किसी प्रकार की जो असेसमेंट की जो रिपोर्ट होती है, जो वैज्ञानिक वन्य जीव संस्थान के जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, इससे मिलते जुलते संस्थाओं के वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो समर्पित पर्यावरणविद होते हैं, लोकल लोगों की विल बहुत जरूरत होती है, और उनका सहयोग लिया जाता है। मध्य प्रदेश में ये सारी खूबियां हैं, इसे वहां का जो टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे स्टेट भी कंपैरेटिवली ठीक चल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वो भी है, तो टॉप। बिल्कुल, ये चीज़ें तो हैं। अनिल जी, आपसे समझना चाहेंगे, पर्यावरण के लिहाज से कहाँ पर चीज़ें बेहतर हैं, या चुनौती के तौर पर आप क्या कुछ देखते हैं? सर, इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट पे आऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। राजस्थान में एक बेरा गांव है, वहां पे टाइगर गांव में आके लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के बिस्तर में आके सो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी को एग्जिस्टेंस की, शांति प्रिय को एग्जिस्टेंस की बहुत बड़ी एग्जांपल है अपने आप में। जैसे अभी साहब कह रहे थे कि टाइगर शांति प्रिय, टाइगर किसी को नहीं तंग करता। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं
कि लगभग 2 लाख पेड़ एक स्टेट के जंगल में कटेंगे, 9 लाख पेड़ एक जगह कटेंगे। महाराष्ट्र में भी जंगल जो है काफी साफ किए जा चुके हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये हरियाणा में अरावली रेंज जो है, जो कि संरक्षित एरिया है, वहां भी मैसिव माइनिंग हुई है, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है। तो टाइगर्स का जो अपना एरिया है, टेरिटरी, वो कम हो रही है। तो उसको बचाने की बहुत सख्त जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि टाइगर के साथ हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। अगर टाइगर और ह्यूमैनिटी दोनों को सरवाइव एक विलेज में कर सकते हैं, तो क्या वो मॉडल सब जगह रेप्लिकेट नहीं हो सकता? आंसर है, हो सकता है। सिर्फ ये भ्रांतियां दूर करनी होंगी कि जी बिल्कुल आपने सही कहा। और एक बड़ी समस्या का भी आपने जिक्र किया टेरिटरी को लेकर, इसे समझेंगे। लेकिन अजय दुबे जी, बतौर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, आपसे जरा समझना चाहेंगे कि मौजूदा जो आंकड़े हैं उसे आप कैसा देखते हैं और सुझाव के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में 785 के करीब टाइगर्स हैं, यह आप पे नंबर 1 कहते हैं। लेकिन आपके साथ एक और प्रॉब्लम है कि मध्य प्रदेश बाघों के शिकार, मध्य प्रदेश बाघों की मौत, इसमें पिछले 14 साल से नंबर 1 है। हमें बाघों को सुरक्षा देनी है क्योंकि इंटरनेशनल स्मगलर्स यदि मध्य प्रदेश में एक्टिव है, ये सरकारी रिकॉर्ड पे है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को हमने 2008 में देखा था, सारे टाइगर्स खत्म हो गए, उसका री इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें इंक्वायरी कमेटी बैठी, इंक्वायरी कमेटी ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी इन्वॉल्व पाया पोचिंग में। हमें कहीं ना कहीं अपने ऑफिसर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है कि कहीं अननेचुरल डेथ हो तो अधिकारी की जिम्मेदारी भी होगी, उस पर भी एक्शन होगा। हमें स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाना है जो वेल इक्विप्ड आर्म्स के साथ टाइगर रिजर्व में डिप्लॉय हो। थर्ड, हमें अपनी लीगल जो कोर्ट केसेस हैं उनमें पैरवी है उसको बेहतर करना है, जिससे कि शिकारियों को सजा हो। यदि शिकारियों को सजा होगी, कठोर कार्रवाई होगी, तो शिकार के कारोबार से लोग दूर होंगे। इंटरनेशनल स्मगलर्स के लोकल लेवल पे ही उनके कनेक्शन होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो सुझाव के लिए है कि आपका ओंकारेश्वर नेशनल पार्क पिछले 30 साल से वहां पे नोटिफिकेशन के लिए रुका हुआ है। 600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, आप टाइगर्स वहां पे भी सेटल कर सकते हैं। आपके पास नौरादेही और दुर्गावती सेंचुरी मिला के अभी नया वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, वहां भी केवल 18 टाइगर की सरकार दावा करती है। वहां का कोर एरिया इंडिया में सबसे बड़ा है, करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप वहां पर टाइगर ला सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारी जगह है, आप टाइगर्स के लिए बहुत मतलब टेरिटरी आप उनकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स चाहिए जिनको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आता हो। आप स्थानीय जो ग्रामीण हैं, नागरिक हैं, उनके रोजगार की भी चिंता करिए जिससे वो शिकार से दूर रहें। यदि बाघ किसी ग्रामीण के पालतू मवेशी को मारता है या ग्रामीण पे हमला करता है तो इस पर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना चाहिए और दोनों के खतरे जो है उसको दूर करना चाहिए। आपके जो पंचायती जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो विधायक हैं, आपके जो सांसद हैं, वन अंचल जितना टाइगर रिजर्व है वो आदिवासी वन अंचल का है, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए। और जो रिजॉर्ट्स बढ़ रहे हैं जहां पर आपने विस्थापन किया है, लोगों को, मूल निवासियों को बाहर किया है, तो आपको सब उनका लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप उनके लिए वैकल्पिक रोजगार सुविधा उपलब्ध करेंगे तो वो बाघों के संरक्षण में वन विभाग के साथ जुड़ेंगे जी। और शिकार रोकने के लिए आपको स्टेट लेवल क्राइम ब्यूरो बनाना पड़ेगा। ये भारत सरकार की अनुशंसा है। आपको वाइल्ड लाइफ बोर्ड में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उनका कार्डर बनाया, उनमें 10 डॉक्टर्स को बाकायदा अपना परमानेंट पोस्ट किया। पहले वो डेपुटेशन में थे वेटनरी से। तो यदि ऐसे अच्छे काम करेंगे, अभी आपका रातापानी टाइगर रिजर्व नोटिफिकेशन के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। एनटीसी आपसे कह रहा है बार बार, सेंट्रल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब कह रहे हैं कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाओ। यदि आप बनाते हैं, आप इलाके देते हैं, तो टाइगर्स की संख्या मध्य प्रदेश में 1000-1500 भी क्रॉस करें तो हमारे पास इलाके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई चुनौतियां हैं अजय जी, कई चुनौतियां हैं। वाकई आपने बेहतर तरीके से बताया है
जरा समझते हैं के बिसेन साहब, आपने अजय दुबे जी को सुना और आपने अनिल जी को सुना, इन दोनों ने खास मसलों का जिक्र किया है। बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर एक्शन की बात हो रही है, तस्करी को रोकने की बात हो रही है, अभी डॉक्टरों का उन्होंने जिक्र किया। कहीं ना कहीं एक चीज नजर आती है कि सिस्टम जो है वो स्लो है। सर क्या कहेंगे आप? वो सही बता रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट है सर। देखिए, मध्य प्रदेश का ही जुड़ा हुआ स्टेट है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से हटके बना है, परंतु आप छत्तीसगढ़ का मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा सबको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो छत्तीसगढ़ ने एक बहुत अच्छा काम किया है। वहां के स्टेट में जो हम रिजर्व टाइगर रिजर्व में जो भाग देख रहे हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन, अंतःस्थलीय संरक्षण, अब उससे बाह्य स्थलीय संरक्षण जो कि सफारी में जो मैनेजमेंट किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ ने जो मैनेजमेंट की शुरुआत की है अभी कि नंदनवन जू सफारी, जिसमें कि टाइगर, लॉयन, हर्बीवोर्स, भालू सभी को रखा गया है और एशिया का टॉप जो सफारी है उसमें एक अच्छे नंबर पे है, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा नंबर है एशिया में। तो वो उससे मैनेजमेंट को सीख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है, सोशल विल बहुत जरूरी है, टेक्निकल विल की हमको जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, वह हमको वन्य प्राणी संस्थान की मदद लेना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश करता है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा और जी खामियां नहीं बोले कि ये धीरे धीरे आती है। बिल्कुल। और टेरिटरी बढ़ाने का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है, सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल गौड़ हमारे सहयोगी जुड़े शिवपुरी से, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। के बिसेन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनिल सूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इन मामलों को सरकार और महकमा गंभीरता से ले। बहुत विकल्प हैं, बहुत चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं। अभी के जो आंकड़े हैं वो सुकून दे रहे हैं, इसे और बेहतर करने की कोशिश करें, चुनौतियों को हटाने की, संभालने की कोशिश करें। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।